ठीक है, बात कर लेते हैं आदिल। जिस तरीके से हम मौरूसी सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पॉइंट रेज हुआ है तो हम इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि पीटीआई बार बार क्लेम करती है, खासतौर पर जो हुकूमत है उसके हवाले से, जो नून लीग है, कि बार बार इसी तरह के लोगों को टिकट्स दिए जाते हैं जो कि उनके अपने बड़े करीबी होते हैं। अब ये हरीपुर का सबसे बड़ा हल्का, जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो वहाँ से भी उमर अयूब साहब की जो अहलियाँ हैं वो वहाँ पर हमें खड़ी होती नज़र आ रही हैं और उनके लिए बाकायदा फिर कैंपेन्स चलाई गई हैं और लोग बड़ा इत्तेहाद के साथ कह रहे थे कि हम इनको फिर वोट करेंगे। तो फिर वो सारी बातें जो पीटीआई करती आई है वो, और फिर ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसमें तजाद नहीं है? और देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाई गई थी, एक एनवायरनमेंट बनाया गया था इस मुल्क के अंदर कि हम एक थर्ड फोर्स के तौर पर आएंगे और आपको चेंज देंगे। वो चेंज तो सबने देखा ही है कि वो कितना चेंज था और कैसा चेंज था। फिर जो नैरेटिव बिल्डिंग जिसमें मास्टर है पीटीआई, उन्होंने एक नैरेटिव भी बिल्ड किया कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। जितनी 2013 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन में आप देख लें कि पहले तो उन्होंने जो हलकों में लोग विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, ठीक। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है केपी के अंदर उनकी गवर्नमेंट 2013 से लेके अभी तक है। केपी में आपको कई हलकों के अंदर नज़र आता है जहां पर उन्होंने फैमिलीज़ को टिकट दिए, चाहे वो असद कैसर साहब की फैमिली हो, चाहे वो शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, ये सब। इसके अलावा दीगर और लंबी फहरिस्त है, ये तो मैं 2-3-4 के नाम ले रहा हूँ कि जिनमें और लोगों की फैमिलीज, उनके भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, कजन्स को, रिश्तेदारों को एक दूसरे को टिकट दिए गए। और ये पंजाब में भी हमें इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दी। तो ये एक स्लोगन ज़रूर था, लेकिन इस पर 100% पीटीआई इम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई नहीं दी। किसी हद तक ज़रूर किया है लेकिन 100% करती दिखाई नहीं दी। तो इसी तरह ज़रूरतों के तहत लोग, और बाकी दो पार्टीज़ का तो आपको पता है क्लेम ही नहीं है। वो तो कहते हैं हाँ हम फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, मौरूसियत की पॉलिटिक्स करते हैं। वो तो कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स ही हमारे बड़ों की वजह से है। तो वो दोनों तो इसमें बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं होता कि हम क्यों देते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। जिस तरह भी एक तवील फहरिस्त हमारे सामने इस बाई इलेक्शन के अंदर भी मौजूद है या दीगर में भी मौजूद है, जिसमें भाई, भांजे, भतीजे, वुज़रा के जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो पीटीआई भी उस पर 100% अमल दरामद नहीं कर सकी। ये जिसकी आप सीट की बात कर रही हैं, इस पर उमर अयूब साहब के जो कज़न है वो भी लड़ना चाहते थे इलेक्शन, और आपस में बड़ा उनका इख्तिलाफ रहा है। लेकिन फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि ये शहरनाज साहिबा जो हैं इनको ये टिकट दिया जाए, क्योंकि फैमिली के अंदर भी एक थोड़ी सी रिफ्ट नज़र आ रही थी टिकट के मामले में। लेकिन फाइनली उन्होंने वो उनको कर दिया। लेकिन अब आप ये देखिए ना, अगर इन्हें ना मिलता तो उनके कज़न को मिल जाता, उनके कज़न को, उनके भतीजे को मिल जाता। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है और इसको इतना हमें हैरानी से नहीं देखना चाहिए। पीटीआई ने केपी के अंदर फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल नजर आई है, लेकिन एट द सेम टाइम नए लोग भी आए। नए लोगों वज़ीर आला केपी की अगर हम बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंटली तो उन्हीं को देखा जाता है, उन्हीं के हवाले से बार बार बात की जाती है पीटीआई की जानिब से कि हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाकर एक बंदे को अब यहाँ का वज़ीर आला बनाया है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने ग्रास रूट से उठा के एक बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। इसमें भी कोई इन सबके सामने है, अगर बहुत अच्छी थी तो भी और बहुत बुरी थी तो भी। आप देख लेंगे पंजाब के अंदर क्या होता था। लाहौर में बैठकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, तबादले, सब मामलात, लेन देन, किस तरीके से चीज़ें चलती थी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये ज़ाहिर है इस मुल्क में तो कोई भी केस कंक्लूड नहीं हो पाता, तो एलिगेशन की हद तक की सारी बातें रह जाती हैं। लेकिन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी ये भी देख लें। इस वक्त आप केपी की भी मिसाल ले लें। केपी के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ ये हैं कि आपने अपने लीडर की रिहाई के लिए कैंपेन करनी है, आपने अपने लीडर की रिहाई के लिए पूरा दिन नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। प्रोविंस के अंदर टेररिज्म से लेके डेवलपमेंट के सीरियस इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी बहुत केपी में चेंज आ गया, तो मैं उनको कहता हूँ वो ज़रा पंजाब से जाके केपी मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, उन्हें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है। और सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ग्रास रूट से ले आए हैं। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, वो डिलीवर भी कर सकते हैं। सो यहाँ तो आप 100% मार्क्स देंगे। किसी को आप ग्रास रूट से लेके चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, फेडरल मिनिस्टर बना सकते हैं, गवर्नर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस का भी क्राइटेरिया? आई डोंट थिंक सो। आई बिलीव इन दिस थ्योरी के कॉम्पिटेंस का मुकाबला सिर्फ आप लोअर मिडिल क्लास से या फिर ग्रास रूट के किसी बंदे को ला के नहीं कर सकते। आप बंदा कॉम्पिटेंट लाएं, चाहे किसी भी क्लास से लेके आए। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि इलीट क्लब जो है
वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस की ये हालत हुई है, क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, अपने पर्सनल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सारा कुछ लेजिस्लेशन के अंदर कर रहे होते हैं, वो खाड़ पिछाड़। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ कि आप किसी को ग्रास रूट से ले आए और वो बना दें। 100%। लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। अगर आप जो हम असल डिस्कस कर रहे हैं, बाई इलेक्शन की जो बात कर रहे थे, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। उसमें आप जीतें या ना जीतें, लेकिन आप जो लकूनाज होते हैं सिस्टम के उनको एक्सपोज कर देते हैं, जो फ्लॉज होते हैं सिस्टम के उनको एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स होती है कि बाई इलेक्शन को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर ये बताया जाता है कि हमारी पॉपुलैरिटी क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, तो वो उस बेस के ऊपर लड़ना ही नहीं चाहते जहाँ पता हो कि हार जाएंगे। तो लेकिन इनको जहाँ 2 हलकों में पता था कि वहाँ कोई कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन सूबाई असम्बली के हलकों में, चाहे वो सरगोदा डिवीजन हो, मुजफ्फरगढ़ हो, साहिवाल हो, फैसलाबाद हो, जहाँ उन्हें पता है कि वहाँ पर वो उनकी पार्टी इस तरह मोबिलाइज नहीं है इस वक्त, या फिर उस तरीके से एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर उनके उम्मीदवार आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, एहतशाम साहब का पॉइंट ले लेते हैं। लाहौर के हलके का भी बता दूं कि देखें, ये ट्रेडिशनल हलका है। ये शहबाज शरीफ साहब जीतते हुए आ रहे थे, 13 में भी जीते, गालिबन 18 का भी इलेक्शन वहाँ से जीते, और ये अंदरून शहर का भी और ट्रेडिशनल तारीखी सारा ये इलाका है लाहौर का, जिस हल्के में लगता है इसमें आई थिंक सनत नगर, IBC और इस्लामपुरा और ये अनारकली, ये सारे एरियाज लगते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का भी है, ज़ाहिर गढ़ रहा है ये पास में PMLN का। और अब PTI का भी आप देखेंगे वहाँ पर एक कोई गालिबन शायद शजी खान न्याजी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, तो PMLN ने इसके लिए भी उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करके PTI का वोट डिवाइड करने के लिए। तो ये हल्के इस तरीके से खाली नहीं छोड़ने चाहिए। चलिए 2 में आपने खड़ा कर दिया जिसका आपको पता था कि कंपटीशन हो सकता है, और बाकी जगह से आप जो है वो हट गए, तो ये कोई बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है। कंपटीशन करना चाहिए। ठीक है आदिल, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।